हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम क्लास 12 जो चैप्टर 1 है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो उसका लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम फोर्स एक्टिंग ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थियरी के बदले उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो अच्छे से लर्न किया तो आगे के आपके जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स है वो आपको काफ़ी इजी दिखेंगे। तो ये जो सारे न्यूमेरिकल्स है इस लेक्चर में जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स रहेंगे। आपका वेक्टर का नॉलेज भी शार्प होना चाहिए इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। बट अगर वेक्टर्स में दिक्कत आती है तो लेक्चर ध्यान से देखो, पूरा देखो, नोट सही से बनाओ ताकि आप उसको अच्छे से बाद में रिफर कर सको। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लो, मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। चलिए हेडिंग लगाते हैं पहले। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर इसको निकालना है तो कौन सा प्रिंसिपल, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम इस प्रिंसिपल को यूज करके ये फोर्स निकाल दें। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। तो सबसे पहले देखो, कॉन्सेप्चुअली हम बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें दो चार्जेस का फोर्स चाहिए, ठीक है, फोर्स हमें दो चार्जेस का चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है? तो हम कूलम्स लॉ यूज करते हैं, राइट। कूलम्स लॉ यूज करते हैं। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही करते हैं ना। यहाँ पे चार्ज 1 है, फिर दूसरा चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है। तो हम ये फॉर्मूला फाइंड करके उन दोनों के बीच में जो इंटरैक्टिंग फोर्स होता है, इधर अट्रैक्शन है या रिपल्जन है, जो भी है, ठीक है, बट ये फॉर्मूला हम लगा के इन दोनों का फोर्स फाइंड कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी, राइट। बट अगर यहीं पे अगर मल्टीपल चार्जेस आ गए, ठीक है, तो हम क्या कर, मान लो कि यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, Q3 है, ये Q4 है, यहाँ पे Q5 है, ठीक है। तो इन सभी की वजह से Q5 के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, अगर वो हमें कैलकुलेट करना है उसका नेट इफेक्ट, ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके लिए हमारे पास है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल चार्जेस का जो फोर्स है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मदद से निकाल सकते हैं। तो पहले ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको नोट करो, फिर ये जो प्रिंसिपल है उसको डिफाइन करते हैं। तो चलिए लिखिए मेरे साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म्स में 11th क्लास में भी पढ़ा होगा ये वेव्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म्स में लिखते हैं अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज। ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज due to other charges which are present in its surrounding will be a vector sum। ठीक है, देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते कि 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन 6 न्यूटन। तो इस तरह से हम ऐड करके ऐसे 13 नहीं लिख सकते, दिस इज इनकरेक्ट वे, बिकॉज वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्ट एडिशन नहीं करना होता। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो सीखना है यहाँ पे, फोर्स को ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं करना है। ठीक है, बैडमैन।
चलिए अभी, so force acting on a given charge due to other charges will be a vector sum of forces acting on a given charge due to other charges taken one at a time. तो वन बाय वन उसका एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन करना है, ठीक है। और वो जो निकल के आएगा दैट इज फाइनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज। यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, while calculating or while considering a force on a given charge due to some specific charge, then it won't get affected by the force of other charges, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। तो अगर हम लोग Q1 के ऊपर फोर्स निकाल रहे थे, जो रिजल्टेंट फोर्स, तो इन दोनों का इंटरैक्टिंग फोर्स जो बनेगा F12, तो आप जब ये कंसीडर करोगे तो F13 वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंडिविजुअल फोर्सेस हम कंसीडर करेंगे, ना कि उसका जो इफेक्ट है, उसकी जो फील्ड बनेगी वो हम कंसीडर कर रहे हैं। इंडिविजुअली सारे फोर्सेस कंसीडर करके ऐड करना है, तो दूसरे की जो इम्पैक्ट है वो तब कंसीडर नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। So when considering a force on a given charge, let's say Q1, due to some specific charge, let's say Q2, ठीक है, it won't get affected by the force on other charges, that is F13, F14 उसको affect नहीं करेगा when you are taking F12. Likewise जब आप F13 कंसिडर करोगे तो इन दोनों का इम्पैक्ट उसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा, सभी जो फोर्स है वो इंडिविजुअली यहाँ पे कंसिडर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। ओके चलिए आगे इसको डेरिवेशन देखते हैं। लेट कंसीडर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ओके। 3 चार्ज कंसीडर करो, 2 के लिए तो पता है कूलम्स लॉ लगा देते हैं हम आसानी से। 3 चार्ज कंसीडर करो, मान लो कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, ये Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका वेक्टर। चलिए इसको कलरफुल बना देते हैं। ये R2 है, ये R1 है, ये R3 है। पोजीशन वेक्टर लिख दिया हमने, ओके। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। हमें नेट फोर्स निकालना है Q1 के ऊपर, तो Q1 Q2 का इंटरेक्शन होगा, ओके। तो यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर होगा, ओके, इस डायरेक्शन में। और Q1 के ऊपर फोर्स लगेगा यहाँ पे F12, वो हम लिखेंगे F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R12 उस डायरेक्शन में, ठीक है, बढ़िया एकदम। तो उसी तरह से फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 निकालो, ठीक है, Q1 और Q3। तो इस डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर होगा R13,
यहाँ पे इसका फोर्स लगेगा F13 इस डायरेक्ट, ठीक है। तो F13 तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R13 का स्क्वायर और R13 का यूनिट वेक्टर। तो सिंपल है बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, सिंपल है। आई होप कि ये समझ में आया कि कैसे निकालेंगे बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल F1, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में निकल के आएगा F1, ठीक है। ये दोनों का रिजल्टेंट होगा, जो भी एंगल बन रहा है दैट यू हैव टू कंसीडर। F1 कैसे आएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2 प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन 1/3, दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर 12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। तो दिस इज एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। बाकी हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो सबको आता है वेक्टर से। एफ रिजल्टेंट होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 F2 के बीच में जो एंगल होगा यहाँ पे दैट इज अवर थीटा, बढ़िया। तो ये हो गया रिजल्टेंट। यहाँ पे F12 और F13 जो दो फोर्स कंसीडर कर रहे हो वो यहाँ पे कंसीडर करना है, वो सबको आता है ये, ओके। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इस तरह से फोर्स निकाल सकते हैं। तो जल्दी से ये चीज कॉपी में लिखो, फिर मल्टीपल चार्जेस के लिए यही चीज हमको रिपीट करना है। Okay, now consider the system of n charges। बहुत सारे चार्ज है, तो कैसे निकालेंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिजल्टेंट फोर्स, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लो कि ओरिजिन है और यहाँ पे हमने Q1 कंसीडर किया है, ये Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हमने चारों डायरेक्शन में चार्जेस अरेंज कर दिए और यहाँ पे मान लो कि nth चार्ज Qn है, ठीक है, सबको ठिकाने लगा दिया। ये Q1 है हमारा, तो हमें Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सोचो Q2 के वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये होगा F12, फिर 3 की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा F13, ठीक है। देखो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं इसलिए रिप्रेजेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे Q1 और Q1 Q4, तो Q4 की वजह से इस डायरेक्शन में होगा Q1 nth फोर्स, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है यहाँ पे, n चार्जेस। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ठीक है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज दैट इज Q1, that is equal to force acting on 1/2 plus force acting on 1/3 plus force acting on 1/4 plus up to plus force acting on 1 due to nth charge Qn, ठीक है, Qn। तो अभी लिखे आगे, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12। सबके लिए लिखना होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 का स्क्वायर
r13 यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 pi epsilon naught q1 q4 r14 का स्क्वायर r14 यूनिट वेक्टर एंड प्लस अप टू प्लस होगा 1/4 pi epsilon naught q1 qn अपॉन r1n का स्क्वायर r1n का यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया वेक्टर एडिशन पूरा। तो जनरल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? इन जनरल। ओके, तो इन जनरल लिखने से पहले भी हम कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, जो है q1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। ये चीज कॉमन आ सकती है सब में से, ठीक है। तो अंदर बचेगा यहाँ पे q2 r12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर r12 प्लस यहाँ पे आएगा q3 r13 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर r13 प्लस q4 r14 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर r14 प्लस अप टू प्लस qn r1n का स्क्वायर r1n का यूनिट वेक्टर। तो ये कॉमन आ गया। तो इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन नेट चार्ज 1 दैट इज इक्वल टू q अपॉन 4 pi epsilon naught सिग्मा I इज इक्वल टू 2n, यहाँ पे लिखेंगे qi अपॉन r 1i का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर 1i। So this is the superposition vector sum of all the forces. So I hope कि क्लियर है यहाँ तक। अगर थियरी में पूछे ये सवाल तो आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करोगे और यहाँ तक आओगे तो इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो आई होप कि सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस एंड चार्जेस, 2 चार्ज के लिए कूलम्स लॉ है, मल्टीपल चार्ज के लिए हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थियरिटिकल तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि वेक्टर एडिशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर हमें उसको सॉल्व करना है तो उसके न्यूमेरिकल्स हम आगे देखने वाले हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी में ये टॉपिक लिख लो, फिर आगे देखते हैं। ओके, तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। Consider 3 charges Q1, Q2 and Q3, each equal to Q, are placed at vertices of an equilateral triangle of side L. तो यहाँ पे equilateral triangle दिया है जिसकी साइड है L, ठीक है। What is the force on charge capital Q sign same as small q? तो इन तीनों का जो चार्ज है उसके जैसा इसका चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ले रहे हो तो नेगेटिव लेना, ठीक है। इट इज प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। इसके ऊपर यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा दैट वी हैव टू कैलकुलेट। चलिए देखते हैं, काफी मजेदार सवाल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। अगर ये सवाल आप अच्छे से सीख लो, ठीक है, तो इसका जो आपका वेक्टर एडिशन का सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर होगा, और इसी तरह के कुछ और सवाल आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले कि हाउ वी कैन अप्रोच दिस। सबसे पहले इसके ऊपर हमें मान लो कि ये जी है, ठीक है। सेंट्रोइड यानी क्या होता है? मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सबसे पहला जो चैलेंज है इस क्वेश्चन में, हमें ए से लेके जी तक का, जी से बी और जी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखो एल है, ये होगा L/2। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दो जिसमें ये बेस होगा L/2 और ये है L। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो मीडियन है वही उसका अल्टीट्यूड होगा, तो यहाँ पे राइट एंगल बना दिया हमने। तो ये जो साइड है A और यहाँ पे मान लो कि पॉइंट है D, ठीक है। तो AD का हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो AD स्क्वायर क्या होगा एक्चुअली? L² माइनस L/2 का स्क्वायर। तो पाइथागोरस से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 3L² अपॉन 4। तो AD का जो वैल्यू आएगा वो आएगा √3L/2, ठीक है। अभी AD का वैल्यू, ये पूरा वैल्यू है वो √3L/2 है। मीडियन का प्रॉपर्टी क्या है?
वो इसको पूरे साइड को 2:1 में डिवाइड करेगा। तो जो हमारे पास AG है वो 2/3 ऑफ AD होगा, 2/3 ऑफ AD, सो √3 L/2, 2 से 2 कैंसल। तो हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ पे जिसको हम R लेंगे, तो दैट इज इक्वल टू L/√3, जो दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है वो। अभी चलिए फोर्स ऑन G ड्यू टू A होगा K Q कैपिटल Q बाई L/√3 का स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट किया मैथमेटिकली, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये आएगा 3K Q कैपिटल Q बाई L स्क्वायर। अभी ये जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा यहाँ पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में FGA, बढ़िया। अभी उसके बाद FGB, तो सारे लेंथ सेम ही होंगे यहाँ पे, तो वो आएगा KQ बाई L स्क्वायर। और FGC तो वो भी आएगा KQ बाई L स्क्वायर, KQ इंटू Q बाई L स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो ये जो चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा B की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा, C के वजह से होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे देखो तीनों जो फोर्स हमने फाइंड किए, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम। तो मैग्नीट्यूड, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हियर फोर्स ड्यू टू फोर्स एट A ड्यू टू फोर्स एट G ड्यू टू A, फिर GB और GC, सबका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, दैट इज लेट्स से F। तो तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो F है। अभी देखो क्लियरली वो तीनों सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे, डायरेक्शन अलग है तीनों का, ओके। तो अभी यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, देन वी हैव टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए बना देता हूँ यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम। तो FGC, ये FGB और ये FGA। अभी कोई भी दो फोर्स कंसीडर करो, कोई भी दो, ठीक है। तो FGB और FGA, मान लो कि मैं ये दो फोर्स कंसीडर कर रहा हूँ या GC या GB कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसके बीच में यहाँ पे एंगल कितना आएगा 120, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिमेट्रिक बनेगा पूरा एक फिगर। तो 120 डिग्री है। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, उन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आएगा F² प्लस F² प्लस 2FF cos 120, ठीक है। F इसलिए लिखा है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे आएगा F² प्लस F² माइनस 2F² एंड -1/2, तो 2 से 2 कैंसल, F² भी कैंसिल होगा, तो रिजल्टेंट निकल के आएगा F। तो अभी ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा यहाँ पे। तो here you can see FR resultant force due to G and C, और FGA, they are equal in magnitude and opposite direction। तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स यहाँ पे निकल के आएगा, वो आएगा 0। तो ये चार्ज कहीं नहीं जाएगा, समझ में आया। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस जो है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो सुपरपोजिशन से इस तरह से सवाल करने हैं आपको सॉल्व, ठीक है। तो आई होप कि ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ये एग्जांपल अगर सॉल्व कर लो तो काफ़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होता है। तो चलिए पहला ये सवाल नोट करो, फिर और क्वेश्चंस आगे देखते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंसीडर द चार्जेस Q, Q and -Q. They are placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. Now what is the force on the charge -Q? इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा that we have to find out, ठीक है। रेडी हो, चलिए फाइंड करते हैं। ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो C के ऊपर जो एक ही वजह से फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा, तो फोर्स ड्यू टू ऑन C ड्यू टू A, FCA कुछ इस तरह से एक्ट करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं।
होगा के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, तो ये होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड कंसीडर करो, डायरेक्शन तो बाद में सॉल्व करने ही वाले हैं। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी सेम आएगा, और उन दोनों का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगा कुछ। ओके, ये रहा डायरेक्शन, फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी। चलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है, तो अभी डायरेक्शन कंसिडर करना है। तो इसका सी के ऊपर एफ बी डी देखो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल होगा दोनों के बीच में, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री। तो अभी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, लेट मैग्नीट्यूड एफ दोनों का जो, तो एफ रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, एफ रिजल्टेंट अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस 60। एफ इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लो। तो ये आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60, तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल। ओके, कॉस 60 सॉरी 1/2 होता है, sin 60 होता है, तो ये होगा एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर √3 टाइम्स, तो अंडर रूट 3f स्क्वायर, तो ये होगा √3f। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या निकल के आएगा, √3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो ये आंसर मिल गया, बट ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन लिखना जरूरी है। तो डायरेक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नीचे आएगा इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट का इस तरह से आएगा। इट इज अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी पी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी पी। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉन्सेप्चुअली बेस्ड अगर देखो तो। और इसी तरह के क्वेश्चंस बना के एग्जाम्स में पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो JEE नीट में कुछ इस तरह से ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। बट अगर ये सारे क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फॉर श्योर। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन 3 देखते हैं। ओके, तो चलिए अभी आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 आइडेंटिकल चार्ज बॉल ईच ऑफ चार्ज 2 कूलम are suspended from a point P by silk thread of 2 meter each as shown in figure। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम दिया है वो एक्चुअली 3D में है। ठीक है, इस तरह से वो चार्ज है, एक ये पीछे है B3, ये है B1 और ये हो गया B2। सो वो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो नीचे जो इनका ये डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर, और सिल्क का जो थ्रेड है उसकी लेंथ है 2 मीटर। नाउ दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर, जो यहाँ पे बताया है। The ratio of net force on a charged ball to force between any two charged ball will be। तो ये जो सवाल है वो JEE का है, 2022 में पूछा गया था। तो दिखने में सवाल काफी डिफिकल्ट दिख रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें। नीचे का जो 3 चार्जेस है B1 B2 एंड B3 वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और उनके बीच में इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले किसी एक के ऊपर नेट फोर्स फाइंड कर लो। तो चलिए B1 के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं नेट फोर्स। सबका चार्ज कितना है, 2 कूलम। तो अभी चार्ज साइड में छोड़ देते हैं, इसको Q कूलम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो अभी क्योंकि रेशियो चाहिए, जो भी वैल्यू लोगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, और यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम निकल के आने वाला है, which will be equal to F, जो हम लिखते हैं कि Q स्क्वायर अपॉन, मान लो कि 1 मीटर है तो 1 स्क्वायर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अभी इसका रिजल्टेंट निकालो एफ नेट। तो अभी हमने सीखा लास्ट 2 क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। मैंने पहले भी बोला कि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है, वो अगर सॉल्व करना सीख जाओ तो ये सारे क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री हो गया, इक्विलेटरल बोला ही है, तो वर्टिकली ऑपोजिट के हिसाब से ये भी 60 होगा। डेफिनेट निकालना काफी आसान है। यहाँ पे देखो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ
cos 60। तो ये सॉल्व करोगे तो ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये होगा √3 f। डेफिनेट क्या निकल गया है, √3 f। अभी ये जो बोला है बिटवीन एनी टू चार्जेस, तो एनी टू चार्जेस का फोर्स कितना है, f खुद एनी टू चार्जेस का है। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो है एफ नेट अपॉन एफ। तो ये होगा √3 f अपॉन एफ कैंसल, रेशियो निकल के आएगा √3:1। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप ये सवाल एकदम क्लियर है, जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन 4 आगे देखते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चार्ज स्मॉल q is placed at the center of line joining the two equal charges capital Q. The system of three charges will be in equilibrium if small q is equal to what। ठीक है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो कोई भी चार्ज यहाँ से मूव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अभी देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो वैसे भी इक्वल होगा, तो ये चार्ज तो कहीं जाने ही नहीं वाला, राइट। तो या तो फिर इस चार्ज पे या इस चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करो, और वो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस फोर्स पेन से। तो चलिए यहाँ पे लेंथ लेट कर लो 2x, और यहाँ पे लिखा है सेंटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x। तो मान लो कि ये a b और ये पॉइंट o। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज a ड्यू टू o must be equal to force acting on charge a due to b। it should be equal। ये अगर इक्वल होगा तो वहां पे नेट फोर्स 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सॉल्व करें तो k q इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये होगा k q इंटू क्यू, तो ये होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 चाहिए ना। ओके, रिजल्टेंट फोर्स 0। ओके, तो अभी इसको सामने ट्रांसफर कर दो, तो k q इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर is equal to negative k q square upon 4x square। k cancel, q से q cancel, x square से x square cancel, तो q will be equal to minus q upon 4। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दो -q/4 का, तो पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन 5 लास्ट आगे देखते हैं। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड पार्टिकल्स each having a mass 10 gram, each having a mass 10 gram and charge 2 into 10 power minus 7 coulomb are placed on a horizontal table with a separation of L distance L between them such that they stay in limited equilibrium. Now if the coefficient of friction between each particle and table is 0.25, तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, इस तरह के सवाल है वो काफी इजी होते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए पहले। तो लेट्स सी, यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल है जिसके बीच में डिस्टेंस एल है। ठीक है, दोनों का कुछ चार्ज यहाँ पे दिया है, लेट्स से क्यू। तो वो रिपल होना चाहते हैं बट उसको फ्रिक्शन रोक रहा है यहाँ। तो एक्चुअली जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, वो फ्रिक्शन पकड़ रहा है। ठीक है, तो ये होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ पे हमें एल का वैल्यू फाइंड करना है, और ये क्या होगा म्यू इंटू एन। ठीक है, तो एन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, वो होगा एम जी। तो के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और म्यू एम जी। तो ये फॉर्मूला बन गया, इसमें से एल निकाल लो। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 10 पावर 9 चार्ज का स्क्वायर, 4 इंटू 10 पावर -14 बाई स्क्वायर। यहाँ पे ये दिया है 25, तो 1/4 लिख देता हूँ। म्यू का वैल्यू 0.25, तो 1/4। एम का वैल्यू दिया है 10 ग्राम, होगा 10/1000, तो ये केजी में लेना पड़ेगा, और जी का वैल्यू यूज करना है 10।
तो 9 into 4 into 4, तो 9 into 4 into 4 ये होगा 10 पावर 9 माइनस 14 प्लस पावर 1, यहाँ पे होगा स्क्वायर, तो स्क्वायर होगा रूट ऑफ 9 into 4 into 4 और 10 पावर 10 माइनस 14, ये होगा माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3 into 2 into 2 into 10 पावर माइनस 2 मीटर, क्योंकि हम सब चीज़ें SI में लिखी थी। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो 3 2 6 2 12, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। काफी मजेदार सवाल था, काफी इजी था, ठीक है। तो ये सवाल इसीलिए रखा था, देखो इसमें कोई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करना है, बट ये सवाल कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये सवाल क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिखो इसको। चलिए लिख लिया, कर लिया सॉल्व, बढ़िया। तो आई होप कि ये जो लेक्चर था, जो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसके जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया तो आगे का जो लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वो भी हम आगे लेके आने वाले वो लेक्चर। तो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।